हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे डेंगू फीवर। डेंगू प्रोनाउंस डेंगू। हम जनरली बोलते हैं डेंगू, लेकिन इसे हमें डेंगू प्रोनाउंस करना चाहिए। जो वर्ड है डेंगू वो अफ्रीकन वर्ड डेंगा से आया है, जिसका मतलब है फीवर विद हैमरेज। मतलब ब्लीडिंग होती है। डेंगू इज ए मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। डेंगू जो होता है बिग बोन फीवर होता है, और डेंगी फीवर भी कहते हैं क्योंकि इसमें मसल्स, बोन और जॉइंट पेन होता है। डेंगू में हमें दो कॉम्बिनेशन है, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम हम कहते हैं इसे। अगर इस फीवर फॉर्म में डेंगू हेमरेजिक फीवर तो ये वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और शॉक थ्रेटन द पेशेंट लाइफ कॉल्ड एज डेंगू शॉक सिंड्रोम चलाता है सीवियर कंडीशन में। नेशनल सिनेरियो ऑफ डेंगू क्या होता है? डेंगू वायरस जो है ये आपका इंडिया में कब आइसोलेट हुआ? 1945 में हुआ। सब एविडेंस है। डेंगू फीवर कब आया है हमारे कंट्री में? 1956 में आया है। तमिलनाडु में सबसे पहले आया था वेलोर डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट डेंगू हेमरेजिक फीवर जो आया था ये आपका कलकत्ता में आया था 1953 में। रिकरिंग जो हुआ था डेंगू फीवर का ये आपका वेरियस स्टेट में, आंध्र प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश में भी आया था। हर साल ये जुलाई से नवंबर में इसका पीक दिखता है। आपको डेंगू फीवर होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो मौसम के बाद आपको दिखता है। तो डेंगू डेफिनेशन है इसमें डेंगू फीवर जो होता है ये मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल वायरल डिजीज है जो डेंगू वायरस से होती है। इसमें आपको फीवर होगा, हेडेक होगा, माइल्जिया, आर्थेल्जिया, मसल पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, रैश होगा, नोजिया, वोमिटिंग, और आपका WBC आपकी कम हो जाएगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इससे प्लेटलेट ही सबसे ज़्यादा गिरती हैं डेंगू फीवर में। डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है। इसमें हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन इस तरह से इसमें प्लाज्मा लीकेज होता है, जिसकी वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम ये सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें जो डेंगू हेमरेजिक फीवर पेशेंट है इसमें हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, नैरो पल्स प्रेशर होता है, लेस देन 20 mmHg और पूरा परकशन होता है। कोल्ड एक्समेटिव हो जाएगी, फ्रेंच शॉक में चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है एजेंट फैक्टर, जीनस इसका फ्लावीवायरस है, फैमिली फ्लावीवायरडी, पॉजिटिव स्टैंडर्ड एनकैप्सुलेटेड राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस होता है। साइज जो है स्मॉल है। सीरोटाइप में क्या है? 5 स्ट्रेन दिखते हैं, DNV1, DNV2, DNV3, DNV4, DNV5। ठीक है। They are referred to as serotype because they vary in serum या फिर approximately 11,000 न्यूक्लियोटाइड बेस आपको प्रेजेंट रहता है डेंगू जीनोम में, जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन को कोड करते हैं। वन सीरोटाइप डीएनए प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू सीरोटाइप फॉर लाइफ बट प्रोवाइड नो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी टू अदर सीरोटाइप। मतलब एक सीरोटाइप अगर आपको हो गया एक बार डेंगू तो वो सीरोटाइप आपको दोबारा नहीं होगा, लेकिन अदर सीरोटाइप हो सकते हैं। जैसे DNV1 है वो आपको इन्फेक्ट कर दिया है तो वो नहीं होगा, बाकी जितने आपके 4 बचे हैं वो हो सकते हैं। तो मतलब ये है पर्सन अगर इन्फेक्टेड हुआ एज मेनी एज 5 टाइम्स हो सकता है वंस विद ईच सीरोटाइप, 5 बार ही हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि एक सीरोटाइप एक ही बार आपको कर सकता है इन्फेक्ट। मैं देखिए आपका DNV कैप्सिड है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन दिखा रखा है हमने, पॉजिटिव स्टैंडर्ड एनकैप्सुलेटेड राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसमें 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, कैप्सिड, मेम्ब्रेन प्रोटीन और एनवेलप। C, M और E से डोनेट करते हैं या एनकोड करते हैं न्यूक्लियोपेप्टाइड। और 7 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, NH1, NH3, NH2B, NH3, NH4A, NH4B, NH5 जो वायरल रेप्लिकेशन करता है। इसमें देखिए वेक्टर जो होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो होती है, क्योंकि जो मेल होता है वो तो प्लांट नेक्टर पर फीड करता है, तो इसमें से फीमेल ही आपकी फीड करती है। सेकेंडरी वेक्टर जो होता है एडिस एल्पोपिक्टस होता है। इसमें एडिस मॉस्किटो आपका डिस्टिंग्विश होता है, जैसे ब्लैक बॉडी पर वाइट स्ट्रिप होती है, बिल्कुल जैसे आपका डेंगू फीवर दिखेगा। इट इज़ ए डे टाइम फीडर, ये डे में आपको स्पेशली दिखेगा या तो अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग का। ये आपको 400 मीटर ही आपका ये फ्लाई करता है। आसपास के एरिया में अगर है डेंगू वायरस तो आपको कर सकता है 400 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है ये। To get one full blood meal, female mosquito has to feed on several person infecting all of them. फुल ब्लड मील चाहिए होता है, चाहे वो जितने भी पर्सन से फीड करेगी उन सबको इन्फेक्ट करेगी। फीमेल एडिस एजेप्टिव को प्रोटीन चाहिए होता है,
जो ब्लड में मिलता है तो प्रोड्यूस एग एंड मेल मॉस्किटो फीड ऑन प्लांट नेक्टर। एडल्ट फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो जो फ्रेश वाटर होता है उसमें, जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसमें अपने एग को रखती है। जैसे देखिए यहाँ पे एग दिखाकर तो 3 डेज में लार्वा बन गया, देन पीपल बन गया, देन 1 to 2 डेज में आपका एडल्ट बन जाएगा। तो एक फीमेल एडल्ट मॉस्किटो 300 एग को ले करके स्टेगनेंट वाटर में ही होता है, जैसे जो रुका हुआ पानी होता है उसमें ये जनरली पाए जाते हैं। होस्ट फैक्टर कौन है? ह्यूमन है। डेंगू वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है और लोअर पायरेट को भी करता है, लेकिन इंडिया में विजिटमैन को भी नेचुरल रिजर्वायर मानता है। ऑल एजेस एंड बोथ सेक्टर्स आर सस्पेक्टेबल टू डेंगू फीवर। जो डेंगू एंडेमिक एरिया में ट्रेवल करते हैं वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। अगर वो 2 वीक से ज़्यादा अगर ऐसे एरिया में ट्रेवल करते हैं तो वो डेंगू वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है अपने एनवायरमेंटल फैक्टर। द पॉपुलेशन ऑफ एजेड फ्लक्चुएट करता है रेनफॉल एंड वाटर स्टोरेज का। इस लाइफ स्पैन इज इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपको 16 से 30 डिग्री सेल्सियस का प्रोवाइड करते हैं और ह्यूमिडिटी 60 to 80% होनी चाहिए। सीजनल वेरिएशन डेंगू ट्रांसमिशन में वेरी करता है, जिसकी सर्वाइवल कैरेक्टरिस्टिक के फैक्टर्स हैं। ये 16 से 30 डिग्री सेल्सियस पर अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। एल्टीट्यूड जो है इंफ्लुएंस फैक्टर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एडिटिव के लिए बिटवीन सी लेवल और 1000 फीट अबव सी लेवल में रहते हैं। ये हाईली एंथ्रोपोफिलिक होते हैं और पूरे शहरी फेजेज में रेस्ट करते हैं। एंथ्रोपोफिलिक क्या होता है? वो पैरासाइट जो प्रीफर करते हैं या सीक करते हैं ह्यूमन को एज अ होस्ट रेदर देन अदर एनिमल, जो ह्यूमन से अपना होस्ट बनाते हैं। Then others are to breathe in domestic man-made water receptacles, whereas Aedes aegypti prefer natural larval habitat. ट्रांसमिशन साइकिल क्या है? इसमें ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों लगते हैं, दोनों आते हैं। रेप्लिकेशन और ट्रांसमिशन, अगर डेंगू वायरस का ह्यूमन में होना है तो जो वायरस है वो ट्रांसमिट करता है ह्यूमन को इन मॉस्किटो सलाइवा से ह्यूमन में ले जाएगा। देन वायरस रेप्लिकेट इन टारगेट ऑर्गन, वायरस इन्फेक्ट करता है लिम्फेटिक सेल्स को, लिम्फेटिक टिश्यूज को, देन वायरस रिलीज होता है और सर्कुलेट करता है ब्लड में। देन जो रेप्लिकेशन है और ट्रांसमिशन डेंगू वायरस का वो मॉस्किटो में जाता है। जो सेकंड मॉस्किटो है वो इंजेक्ट करेगा वायरस को विद ब्लड। जो वायरस है वो रेप्लिकेट होता है मॉस्किटो के मिडगट में। देन अदर ऑर्गन जो है वो इन्फेक्ट करेंगे लाइवली ग्लैंड को, देन वायरस रेप्लिकेट होता है लाइवली ग्लैंड में। देन डेडली एपिडेमिक है मॉस्किटो मैन है ये। देन मॉस्किटो आपका फीड करेगा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 7 डेज होगा इसका। देन पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो होती है ह्यूमन टू मॉस्किटो ट्रांसमिशन, ये 2 डेज तक होता है। बिफोर समवन शोज सिम्टम ऑफ इलनेस, जो इलनेस के सिम्टम का शो हो जाता है 2 डेज के बाद ये अपना ह्यूमन टू मॉस्किटो ट्रांसमिशन होता है। देन अप टू 2 days आफ्टर द फीवर हैज रिजॉल्व्ड, मोस्ट पीपल आर वायरमिक फॉर अबाउट 4 to 5 days तक ये वायरस से इन्फेक्टेड रहते हैं। एज लॉन्ग एज 12 days तक ये रह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो इंटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो टाइम जब जो वायरस है वो इंजेक्ट होता है एक्चुअल ट्रांसमिशन के न्यू होस्ट में अगर ये ट्रांसमिशन होता है तो हम उसे एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव कहेंगे मतलब जब जो मॉस्किटो है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट करता है अपना मतलब फीड करेगा तो अब इंजेक्ट करता है वायरस को, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड। और ये जो होता है 1 to 12 days लेता है, जब एम्बिएंट टेम्परेचर आपका 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। देन ये आपका दूसरे ह्यूमन में 12 डेज के बाद आपका वायरमिक होता है, तो 20 days to 28 days के बीच में ये आपका
इसमें सिम्टम्स दिखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी जो होगी इसमें मेजर वायरल एनवेलप जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, वो हेल्प करता है, वो सबसे ज़्यादा बाइंड होता है और वायरल रेप्लिकेशन करेगा। देन मोनोसाइट इसकी प्राइमरी टारगेट होता है। देन ये मोनोसाइट इंफेक्ट करेगा और इंटरफेरॉन ए को प्रोड्यूस करेगा। देन एनवेलप स्टिकर्स में मेम्ब्रेन प्रोटीन और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 NF1 जो होता है, ये डीएनए प्रोटीन टारगेट करता है एंटीबॉडीज का एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। देन जो डीएनए स्पेसिफिक CD4+ और CD8+ है टी ल्यूकोसाइट, ये इन्फेक्टेड सेल्स को अटैक करेंगे। देन इंटरफेरॉन जीन ये रिड्यूस करती हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ए TNF-A और लिम्फोटॉक्सिन भी रिलीज करती है। प्राइमरी इन्फेक्शन लाइफ टाइम इम्यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल टू दैट पर्टिकुलर सीरोटाइप, मतलब एक बार अगर आपको सीरोटाइप हो गया है, NF1A हो गया है, तो वो सीरोटाइप आपको दोबारा नहीं करेगा, दूसरा सीरोटाइप कर सकता है। जैसे क्लासिफिकेशन है इसमें डेंगू का, जो डेंगू वायरस इन्फेक्शन है, ये सिम्टम है या सिम्टम है। अगर सिम्टम है तो इसमें अनडिफरेंशिएटेड फीवर होता है, वायरल सिंड्रोम, या फिर डेंगू फीवर होगा, इसमें विदाउट हेमरेज विद यूजुअल हेमरेज होगा। देन डेंगू हेमरेजिक फीवर DHF में होगा, प्लाज्मा लीकेज होता है इसमें, DHF नॉन शॉक, DHF विद शॉक, स्टैंडर्ड डेंगू सिंड्रोम हो जाएगा इसमें। देन इसमें WHO ने कहा है इसमें जो DHF है, जब डेंगू फीवर है, इसमें कोई ग्रेड नहीं दिखाई है, इसमें फीवर होगा, इसमें से दो फॉलोइंग कोई से भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक या रेड वाइटल पेन, माइल्ड आर्थराइटिया, रैश, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन। प्लाज्मा लीकेज का कोई एविडेंस नहीं होगा, फिर लेबोरेटरी में करेंगे, लिकोपीनिया होगा, WBC कम हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, प्लेटलेट कम हो जाएंगे, लेस देन 1.5 लाख। देन राइजिंग हेमेटोक्रिट 5% से 10% हो जाएगा। देन DHF में ग्रेड 1 फीवर और हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन मिलेगा, इसमें आपको टोनिकल टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, एविडेंस मिलेगा प्लाज्मा लीकेज का। जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स आती हैं 1 लाख से कम होंगे इसमें, और HCT जो होता है वो आपका मोर देन या इक्वल टू 20% मिलेगा। देन डेंगू हेमरेजिक फीवर में सेकंड ग्रेड में आपको ग्रेड 1 तो मिलेगा ही, प्लस कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग रहेगी, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 1 लाख से कम रहेगा। ठीक है। देन DHF जो है आपका, इसमें थर्ड ग्रेड जो है, और और फोर्थ ग्रेड है, ये डेंगू शॉक सिंड्रोम में आ जाएंगे आपको। जो थर्ड ग्रेड है उसमें 1 और 2 तो मिलेगी ही, प्लस सर्कुलेटरी फेलियर मिलेगा, वीक पल्स, नैरो पल्स, प्रेशर लेस देन 20 mm एनर्जी, हाइपरटेंशन, रेस्टलेसनेस मिलेगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 1 लाख से कम होगा। HCT राइज आपका मोर देन इक्वल टू 20% होगा। देन फोर्थ ग्रेड में थर्ड मिलेगा, प्लस रिस्पॉन्स शॉक में मिलेगा, अनडिटेक्टेबल BP और पल्स रहेगा, इसमें भी आपका क्या रहेगा 1 लाख से कम होगी, और HCT मोर देन 20% रहेगा। मेटोक्रिट जो होता है इसमें पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम कहते हैं। देन जो WHO ने क्लासिफिकेशन किया है डेंगू का, इसमें डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइन होते हैं, सीवियर डेंगू, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम और एक्सटेंडेड डेंगू सिंड्रोम EDS। डेंगू में देखिए, डेंगू शुड बी सस्पेक्टेड देना हाई फीवर, जब हाई फीवर हो 104, तो इसमें से आपको 2 सिम्टम्स मिलने चाहिए ड्यूरिंग सेवरल डेज, 2 to 7 डेज में, या तो हेडेक हो या फिर आईज में आपका पेन हो, मसल्स जॉइंट पेन ये सब हो, नोजिया, वोमिटिंग, सोलन ग्लैंड, रैशेज हो। सीवियर डेंगू में क्या होगा आपका, ये इसमें आपको DHF, DFS और EDS मिलेगा। पेशेंट आपका एंटर करेगा व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकल फेज, नॉर्मली अबाउट 7 डेज रहेगी। जैसे वो इलनेस बीमार पड़ा, उसमें 3 to 7 डेज हमें लेना है, 24 से 48 आवर्स हमें लेना है इसमें। क्रिटिकल फेज का स्मॉल पोर्शन ऑफ पेशेंट में मैनिफेस्ट sudden deterioration of symptoms. It is at this time when the fever is dropping 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा पेशेंट का, तो वार्निंग साइन हमें मिलेगा, इसमें सीवियर डेंगू होगा, उसमें मैनिफेस्ट करना होगा। जो सीवियर डेंगू है वो पोटेंशियली एक्साइटेड कॉम्प्लिकेशन होंगे, इसमें प्लाज्मा लीकेज होगा, फ्लूइड एक्युमुलेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सीवियर ब्लीडिंग और ऑर्गन इम्पेयरमेंट होगा। वार्निंग साइन में
डॉक्टर्स को क्या दिखना चाहिए? सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, रैपिड ब्रीदिंग, ब्लीडिंग गम्स, फैटीग, रेस्टलेसनेस, लीवर एनलार्जमेंट ऑफ ब्लड इन वॉमिट एंड स्टूल डिसऑर्डर। ये आपका सीवियर डेंगू होगा। क्लिनिकल फीचर्स पे भी इसमें डिपेंड करता है कि कितनी इम्यून सिस्टम क्या है, होस्ट और वायरस सिस्टम कौन सा है। डेंगू वायरस कॉज एसिम्प्टोमेटिक सीरो कन्वर्जन, सीरो पॉजिटिव कंडीशन होती है, सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है। डेंगू फीवर में क्या होगा आपका, जब इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 7 डेज का होता है, पोस्ट कोलोस्टिक फेब्राइल क्रिटिकल और कॉन्वलेसेंट फेज होगा। इसमें कॉन्वलेसेंट वो पीरियड होता है, प्रोसेस होता है बिकमिंग हेल्दी एंड वेल ट्रेन आफ्टर इलनेस ऑपरेशन। मतलब इलनेस के बाद आप दोबारा हेल्थ कब होते हैं, वो आपका कॉन्वलेसेंट चलाता है। फेब्राइल फेज में क्या होगा, ऑनसेट होगा डेंगू फीवर का विद सडन राइज इन टेम्परेचर, फीवर आपका 2 से 7 दिन तक रहेगा। अदर साइन जो होंगे, आपको पेन मिलेगा, सीवियर हेडेक होगा, आपको आंखों में दर्द होगा, मसल जॉइंट बोन पेन होगा, रैशेज मिलेंगे, मैक्यूलोपैपुलर रैशेज मिलेंगे आपको, जो थर्ड या फोर्थ डे में मिलेंगे फीवर से। माइनर हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, पेटिशिया, एकाइमोसिस, पुरपुरा, एपिसेप्सिस, ब्लीडिंग गम्स, मिक्सूरिया और पॉलिटिक टॉनिक टेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये क्या होता है टॉनिक टेस्ट? इसमें आपको कैपिलरी फ्रेजिलिटी मार्क करनी होती है, जैसे पेशेंट का जो बीपी होता है वो लेना होता है और रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 to 70 है। इनफ्लेट द कफ टू ए पॉइंट मिडवे बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन फॉर 5 मिनट। आपको मतलब जो कफ है उसे इन्फ्लेट करना, फुलाना है और आपको मतलब जैसे 100 और 70 के बीच का जो mm है, जैसे 85 mm लिखा है तो ऊपर आपको रखना है इसे 5 मिनट तक। फिर उसे धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना है और 2 मिनट तक आपको वेट करना है। फिर काउंट करना है पेटिची, ब्लू एंटीक्यूबेटल फोसा के नीचे अगर आपको पेटिची दिखते हैं, ये स्पॉट लाइक अपीयरेंस दिखता है, तो आपका जो टॉनिक टेस्ट है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव टेस्ट जो है 10 और मोर पेटिची पर स्क्वायर इंच में दिखते हैं, टेस्ट आपको कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव इंटर्न। 10 से ज़्यादा पेटिची दिखते हैं पर स्क्वायर इंच एरिया में, ओवर फोरआर्म और ऑब्जर्वेंट डिएसएल टेस्ट यूजुअली gives a definite positive test with 20 category or more. The test may be negative or only mildly positive during the phase of response shock. ये चलाता है हमारा टॉनिक टेस्ट, पॉजिटिव होता है इसमें। सम पेशेंट्स में अगर इंजेक्टेड ओरोफेरेंस फेशियल एडिमा होती है 24 से 48 आवर्स में आता होता है। सेकंड एपिसोड होता है, फीवर और सिम्टम्स का राइज होता है, जैसे फेडरल बैक पैटर्न कहते हैं। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन वार्निंग साइन के साथ मिलती है, डिहाइड्रेशन, फेब्राइल कन्वर्जन। देन क्रिटिकल फेज होती है लीकेज फेज। क्रिटिकल फेज जो होती है डेंगू की वो बिगन होती है 3 to 4 डेज आता है फीवर। द फीवर आपको हुआ 60 to 4 डेज तक आपको क्रिटिकल फेज होती है। मोस्ट पेशेंट क्लिनिकली इम्प्रूव ड्यूरिंग दिस फेज। कुछ पेशेंट इसमें इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन जो सब्सटेंशियल प्लाज्मा लीकेज होता है जिनमें विदिन फ्यू आवर्स सीवियर डेंगू होते हैं, इसमें हाइपोवोलेमिया हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन दिखेगा 24 से 48 आवर्स में। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन में रेंज इसमें फ्लूरल डिफ्यूजन हो सकता है, हेमरेजिक ब्लीडिंग तो शॉक हो सकता है। कन्वलेसेंट फ्लूजा का रिकवरी फेज है ये, यूजुअली अकर आफ्टर 6 to 7 डेज ऑफ फीवर। फीवर से 6 to 7 डेज की आपकी स्टार्ट होती है। आफ्टर देन ये आपको 2 से 3 दिन तक रहेगी, डायरिया होगा और आपको भूख लगेगी। ठीक है, ये आपका साइन ऑफ रिकवरी है। टू सॉल्व वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट इज सीन, reabsorption or extra repeated intravenous fluid, pleural abdominal effusion begins, hemodynamic status stabilized, diuresis and fluid, patient hematocrit stabilizes or knee falls because of the dilutional effect of the reabsorbed fluid and the white cell count usually start to rise और आपकी जो प्लेटलेट काउंट है वो भी रिकवरी हो जाएगा। WBC प्लेटलेट सब आपको रिकवर हो जाएंगी। नी एक्सट्रीमिटी एंड प्लूराइटिस पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन कैन इंक्लूड इंट्रावेनस फ्लूइड ओवरलोड ड्यू टू कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम रिससिटेशन लीडिंग कन्वलेसेंट। एक्स्ट्रा वेसिकल क्या होता है, ये जो ब्लड लिंक या अदर फ्लूइड आपको रिफिल होता है ब्लड वेसल्स से इनटू द टिश्यू अराउंड इट।
और दूसरे मेथड क्या होता है, जो स्किन की जो आउटर लेयर है वो शेडिंग होती है, ठीक है। तो ये डेंगू फीवर के क्या सिम्टम्स हैं, फेब्राइल और क्रिटिकल रिकवरी। फेब्राइल फेज में क्या होगा, जब आपका ऑनसेट होगा तो फिर सडन ऑनसेट फीवर मिलेगा, हेडेक मिलेगा, माउथ एंड नोज ब्लीडिंग मिलेगी, मसल्स एंड जॉइंट पेन मिलेगा, वोमिटिंग, रैश एंड डायरिया मिलेगा। देन क्रिटिकल फेज जो होगा आपका फीवर के बाद जो आती है फेज, हाइपोटेंशन, फीवरलिटीज एंड एक्साइटिस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। देन अगर रिकवरी हो रही है आपकी, कन्वलेसेंट फेज हो रही है, तो उसमें आपका कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड लिविंग मिलेगा, कभी आप कॉन्शियस रहें, कभी अनकॉन्शियस, फीवर हो सकता है, इचिंग हो सकती है, हार्ट रेट कम हो सकती है। वार्निंग साइन, अगर एब्डोमिनल पेन ज़्यादा है, परसिस्टेंट वोमिटिंग है, लगातार वोमिटिंग, रैपिड ब्लीडिंग, ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, आपको फैटीग हो रहा है, लेथार्जी हो रहा है, लीवर एनलार्जमेंट हो गया है, ब्लड एंड वोमिटर एंड स्टूल है, हाई हेमेटोक्रिट है, लो प्लेटलेट और सीरोसन इंफ्यूजन है, तो आपको डेंगू फीवर है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होगा, हेमरेज होगा। Some patients with dengue fever go on to develop dengue hemorrhagic fever, a severe or sometimes fatal form of disease due to plasma leakage होता है, तो fluid accumulation at site to distress, severe bleeding होगी इसमें, ओके। नैरो पल्सेशन मिलेगा, एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है इसमें। पेशेंट डेवलप हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन जैसे स्किन फैटिग, एकाइमोसिस, ब्लीडिंग म्यूकस से होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से होगी, हेमेटोमेसिस, मेलिना, हेमरेजिया, ब्लीडिंग फ्रॉम इंजेक्शन साइड और अदर साइड से आपको ब्लीडिंग होगी। पेशेंट में अपीयर टू बी वेल डिस्पाइट अर्ली साइन ऑफ शॉक। हाउएवर वंस हाइपरटेंशन डेवलप, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रैपिडली डिक्लाइन, जैसे आपका हाइपरटेंशन होगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे गिरेगा और इरिवर्सिबल शॉक में आएंगे, इवन डेथ में शॉक। अनकॉमन मैनिफेस्टेशन जैसे हेपेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पैंक्रेटाइटिस और एंसेफेलाइटिस होगा आपको। देन डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होगा आपका, इसमें WHO ने क्राइटेरिया दिया है कि अगर और कंफर्म केस है डेंगू का, तो उसमें एक्यूट फाइब्रल इलनेस होगी तो 7 डेज ड्यूरेशन की पहली चीज है ये। डेट टू मोर ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन में हेडेक होगा, आपको आँख में दर्द होगा, या तो मसल्स पेन होगा या जॉइंट पेन होगा, रैशेस हो सकता है, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन हो सकता है, या फिर हेमरेजिक टेंडेंसीज होगी, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव टोमेटो टेस्ट, फैटिग, एकाइमोशन, देन कुरकुरा हो जाएगा, देन ब्लीडिंग होगी, निकल जाए एक्सेप्ट से आपकी ब्लीडिंग होगी, इंजेक्शन साइट और अदर साइट, हेमेटोमेसिस और मेलिना होगा। देन इसमें और क्या होगा आपको, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 1 लाख पर सेंटीमीटर जो होगा आपका वो लेस रहेगा। देन प्लस आपको क्या मिलेगा, तो प्लाज्मा लीकेज हो सकता है, जो वैस्कुलर कम्युनिटी बढ़ जाएगी, इसमें से आपको क्या मिल सकता है, हेमेटोक्रिट एवरेज हो सकता है, या फिर 20% ड्रॉप इन हेमेटोक्रिट फॉलोइंग वॉल्यूम रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट कंपेयर टू बेसलाइन। साइन ऑफ प्लाज्मा लीकेज हो सकता है, जैसे प्लेनर इफ्यूजन एसाइटिस और हाइपोप्रोटीनीमिया भी हो सकता है, ओके। बस इसमें देखिए रैशेज हैं, इसमें क्रिटिकल रैश आपको दिखते हैं डेंगू फीवर में, और इसमें आपको एक्यूट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में ब्लैंकेट मिलेगा जब आप प्रेस करेंगे, तो आपका बिल्कुल छप जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं यही आपका उसमें होता है। सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है, एकाइमोसिस हो सकता है पेशेंट को, एकाइमोसिस का डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन का, रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लीडिंग अंडरनीथ, है ना, मतलब आंखों के नीचे आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कीमोसिस क्या होता है, आई इरिटेशन होगी आपको, जैसे आप देख रहे हैं रेड में पूरी इरिटेशन हो जाएगी, ऐसे हेमरेज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। रैश दैट कॉमनली फॉर्म ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम डेंगू फीवर विद क्लासिक आइसलैंड ऑफ वाइट इन ए सी ऑफ रेड, मतलब जैसे रेड में कोई मतलब वाइट स्पॉट है बिल्कुल वैसे दिखेगा जैसे आपको दिख रहा है इसमें से। कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन डेंगू फीवर या डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या कॉज है ब्लीडिंग होने का, एबनॉर्मल कोगुलोग्राम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, प्लेटलेट आपका कम हो जाता है, प्लेटलेट का डिसफंक्शन हो जाएगा, या थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी हो जाएगी सेकेंडरी टू लीवर इन्वॉल्वमेंट, एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है, या फिर डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो सकता है, या फिर प्रोलॉन्ग एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो सकता है, इंक्रीज लेवल ऑफ हाइड्रोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर इसमें एक डी डायमर क्या होता है, एक प्रोटीन सेगमेंट है जो
दैट मेड व्हेन ए ब्लड क्लॉट डिजॉल्व इन बॉडी। जब बॉडी में जो ब्लड क्लॉट है वो डिजॉल्व होता है तब एक सेगमेंट प्रोटीन सेगमेंट बनता है, उसको हम कहते हैं डी डायमर। ये इंक्रीज हो जाता है लेवल इसका, और कंजक्टिव कोगुलोपैथी होती है इसमें, सिक्रेशन ऑफ प्लेटलेट होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का चक्कर होता है। मतलब आपकी आपका प्लेटलेट क्यों कम होता है, क्योंकि प्लेटलेट डिस्ट्रक्ट होते हैं, एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज आप लेते हैं, इसमें DIC मतलब डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाएगा। बोन मैरो सप्रेस हो जाती है अर्ली स्टेज में, जिससे आपका प्लेटलेट नहीं बनते। पेरिफेरल सिक्रेशन हो जाता है प्लेटलेट का। ठीक है। डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर है उसके बाद जो आती है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम की आती है। तो इसमें क्या डायग्नोसिस देना है हमें, एनीसिस दैट मीट द 4 क्राइटेरिया फॉर डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसमें आपको देना है कोई सही 4 क्राइटेरिया जो हमें बताए हैं अभी। देन आपको एविडेंस सर्कुलेटरी फेलियर का लेना है, रैपिड और वीक पल्स हो, नैरो पल्स प्रेशर लेस देन इक्वल टू 10 mHg, कोल्ड क्लैमी स्किन हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। देन स्टेज ऑफ शॉक 1, शॉक 2, शॉक 3। शॉक फर्स्ट जो होती है इसे हम कहते हैं कंपेंसेटेड या नॉन प्रोग्रेसिव। स्टेज सेकंड होती है वो होती है डीकम्पेंसेटेड और प्रोग्रेसिव होते हैं, डीपी फॉल हो जाएगा। और स्टेज 3 में ये रिवर्सिबल होता है, तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, डीपी अगर फॉल हो तो फॉल भी रहेगा। तो इसमें देखना है आपको ऑफन प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, मिस्टेकन फॉर एक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसी नहीं देनी है अगर एब्डोमिनल पेन है तो। पेशेंट विद डेंगू कैन रैपिडली प्रोग्रेस इन DSS इफ नॉट ट्रीटेड करेक्टली कैन लेड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। एब्डोमिनल पेन होना इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसी हो, ये डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है। हाई रिस्क ग्रुप, इसमें क्या दिखेगा आपको, किस किस में हाई रिस्क हो सकता है, प्रेगनेंसी, इन्फेंट, एल्डरली, ओबेसिटी, पेप्टिक अल्सर डिजीज में G6 PD डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, chronic डिजीज, डायबिटीज, COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, हाइपरटेंशन, स्टेरॉइड, एंटीप्लेटिक, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जो पेशेंट्स लेते हैं या साइड इन्फेक्टेड पर्सन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, ये सब हाई रिस्क होते हैं। एक्सपेंडेड डेंगू, WHO ने गाइडलाइन दी है ये। एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम ADS जो होता है आर केसेस विच डू नॉट फॉल इनटू अदर DSS और DFS, ना ही वो आपके डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में आते हैं, तो उन्हें हम देते हैं एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम में। इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखेगा अदर ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, इन सब में आपको डेंगू इन्फेक्शन दिखेंगे। जैसे को इन्फेक्शन होता है वो मोबाइल डाइटिस होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग शॉक। यहाँ पे देखिए एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम है, जिसमें अनयूजुअल और एटिपिकल मैन्युफैक्चरिंग दिखेगा डेंगू का। सिस्टम हमने बताया है, सिस्टम है, उसमें ARDS पल्मोनरी एडिमा दिखेगा, पल्मोनरी हेमरेज दिखेगा, कार्डियक सिंड्रोम में आपको मिलेगा मायोकार्डाइटिस, एकाइथीमिया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम में एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलोपैथी दिखेगा, इंफ्रेनियल हेमरेजिक दिखेगा, गिलियन बेरी सिंड्रोम, सेरेब्रल सीजर। GI सिस्टम में क्या दिखेगा, ए कैलकुलस, पॉलीसिस्टाइटिस, सेरेब्रल डायरिया, हेपेटाइटिस फेलियर, पैंक्रेटाइटिस, और ब्लीडिंग फ्रॉम टी एक्सिस्टिंग पेप्टिक अल्सर, स्पॉन्टेनियस स्किन रप्चर, एक्यूट रेनल फेलियर, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज दिखेगी। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या करना है आपको, डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट में वायरस आइसोलेशन मेथड करना है फर्स्ट 1 to 7 डेज में। आपको क्या करना है, वायरस आइसोलेशन मेथड करना है, देन डिटेक्ट करना है हमें एंटीजन NS1 टेस्ट को जो वायरस प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR करना है हमें, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट NAAT करना है, सीरोलॉजिकल मेथड आपको 5th डे के बाद करना है। अगर डिटेक्शन हो रहा है एंटीबॉडी का IgM या IgG आपको दिख रही है तो मतलब 5th डे के बाद ही करना है आपको। IgM एंटीबॉडीज अगर डिटेक्ट होती हैं 1 वीक के इन्फेक्शन के बाद तो और रिमेन रहती हैं आपके 3 मंथ तक, तो जो प्रेजेंस है IgM की वो इंडिकेट करती है कि आपको DENV इन्फेक्शन है। ओके,
फिर IgG एंटीबॉडी लेवल जो होता है ये ज़्यादा टाइम लेता है टू डेवलप होने के लिए, ठीक है, और ये आपके बॉडी में कई सालों तक रहता है। IgG डिफेजर से IgG का ये इंडिकेट करता है कि आपको इसलिए मतलब पास्ट इन्फेक्शन हुआ था। CBC कराना है आपको, CSG, DSG, प्लेटलेट काउंट, पेरिफेरल ब्लड, इसमें ल्यूकोपीनिया आपको कम मिलेगी, 5000 से कम मिलेगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 1 लाख या 1.5 लाख से कम मिलेगी। हेमाटोक्राइट ज़्यादा मिलेगा, इसमें 5 से 10% ज़्यादा मिलेगा। ब्लड बायोकेमिस्ट्री करना है आपको। माइल्ड टू मॉडरेट एलिवेशन ऑफ एक्सरेट, अमीनो ट्रांसफरेज और एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज वैल्यूज मिलेगी। सीरम प्रोटीन और एल्बुमिन लेवल आपको मिलेगा, इसमें हाइपोप्रोटीनीमिया मिलेगा। कोगुलेशन पैनल विद और विदाउट दिस एमिनो इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन पैनल मिलेगा। प्रोलॉन्ग थ्रोम्बोनिन टाइम, प्रोलॉन्ग एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, डिक्रीज फाइब्रिनोजन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट, आपको ये सब मिलेगा। पेशेंट विद डेंगू हैड द हाइएस्ट एग सेल वॉल्यूम, whereas patient with malaria had low PCV। ये हम पढ़ रहे हैं डेंगू फीवर, इसमें आपको PCV ज़्यादा मिलता है, लेकिन मलेरिया में आपको PCV कम मिलता है। इसमें देखिए टूल एग्जामिनेशन हम करते हैं ऑक्यूल्ट ब्लड का, यूरिन एनालिसिस करते हैं, नेचुरल मिलेगा। इमेजिंग स्टडीज में आपको चेस्ट रेडियोग्राफी करते हैं, हेड कंप्यूटर टोमोग्राफी करेंगे, स्कैनिंग विदाउट कॉन्ट्रास्ट, और इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे एब्डोमिनल चेस्ट का, ठीक है। इसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन या थिकन गॉलब्लैडर मिले, ये सब मिल सकता है आपको फीवर डेंगू में। फ्लूइड टैपिंग कर सकते हैं, ब्लड कल्चर और एक्सक्लूडिंग अदर कॉज मे बी डन। डेंगू टेस्ट किट है ये देखिए, NS1 के लिए, IgG और IgM के लिए, है ना, और ये आपको कॉम्बो है, इसमें NS1 IgG और IgM सब मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। इसमें IgG पॉजिटिव है, IgM पॉजिटिव है। इसमें IgG आपकी क्या है, पॉजिटिव, IgM नेगेटिव। IgG नेगेटिव है और M पॉजिटिव, G और M दोनों नेगेटिव हैं। इसमें आपको इनवैलिड मिलेगा, इसमें भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, ठीक है। मतलब आपको जो C है इसमें वो आपको मिलना ही चाहिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आप डेंगू फीवर में मतलब एक चिकनगुनिया वायरस होता है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको लेना है, और अदर वायरल डिजीज मीजल रूबेला हो गया है और एप्टेन बार्ड वायरस हो गया। बैक्टीरियल में मेनिंगोकोकेमिया लेते हैं, लेप्टोस्पाइरोसिस, टाइफाइड, मेलियोडोसिस और डिप्थिरियल डिजीज, स्कारलेट फीवर। पैरासिटिक डिजीज में मलेरिया लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोज बता रखा है, जो मलेरिया होता है उसमें रिजल्ट आएंगे, आपको फीवर आएगा और स्प्लिनोमेगाली होता है। एंटीरिक फीवर में भी यही होगा। इन्फ्लुएंजा में जो होता है अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलेंगे। लेप्टोस्पाइरोसिस में आपको प्रोग्रेसिव जॉन्डिस मिलेगा और लेप्टोस्पाइरोसिस मिलेगा। सेप्टिक मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन में आपको शॉक मिलेगा। हाई टेम्परेचर डेंगू शॉक यूजुअली अकर आफ्टर फीवर deeper descent and will have clinical radiological signs of plasmolytic में चिकनगुनिया में आपको आर्थराइटिस मिलेगा, ऑफ जॉइंट स्मॉल जॉइंट्स में मिलेगा आपको। स्क्रब टाइफस आपको स्पार इन टाइफस में आपको स्पार प्रेजेंस मिलेगा। वायरल एक्जेम हैंड्स में रैश डिस्ट्रीब्यूशन मीजल रूबेला फ्रॉम हेड ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज मिलेगा, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर में हम देखते हैं कि जो फेब्राइल फेज है उसमें हमें दिखता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि जो वाइड स्पेक्ट्रम है वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोल इन्फेक्शन का, वो बिल्कुल आपके डेंगू फीवर की तरह दिखेगा। हेमरेजिक मैन्युफैक्चरिंग में आपको टर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, लिकोपीनिया मिलेगा, 5000 से कम होगी, इसमें डेंगू इलनेस आपको दिखेगा। अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है मतलब प्लेटलेट आपके कम है, हीमो कंसंट्रेशन हो रहा है आपका, डिफरेंशिएट DHF from other disease in patient with no significant rise in hematocrit as a result of severe bleeding or early intravenous fluid therapy,
मतलब कोई हेमाटोक्रिट नहीं मिला है आपको इंक्रीज, और इसमें आपको सीवियर ब्लीडिंग होती है तो, या फिर अर्ली इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एक्सक्लूजन एसाइटिस, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका प्लाज्मा लीकेज हो रहा है। और अगर हाइपोप्रोटीनेमिया है या एल्बुमिनेमिया है तो ये भी आपका प्लाज्मा लीकेज का प्रेजेंस है। नॉर्मल एरिथ्रोसाइट और सेडिमेंटेशन रेट हेल्प डिफरेंशिएट डेंगू फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड सेप्टिक शॉक। इंडिकेट करता है इट शुड बी नोटेड दैट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ शॉक, ये साथ आपका जो रहता है लेस देन 10 mm पर आ जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप, एंटीवायरल ड्रग कोई नहीं है इसका, वैक्सीन नहीं है इसकी डेंगू की, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर है, एडिस एजिप्टिक मॉस्किटो को आपको कंट्रोल करना है, इज ओनली मेथड ऑफ चॉइस। मैनेजमेंट क्या है इसका, सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्ट कितना है। इन डेंगू शॉक सिंड्रोम फॉलोइंग ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करना है रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा लॉस, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, और प्रोफाइलैक्टिक प्लेटेट ट्रांसफ्यूजन आपको देना है। तो प्लेटेट काउंट आपका लेस देन 10,000 से कम है तो आपको ये चढ़ानी है। हेमरेजिक विद और विदाउट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, प्रोलॉन्ग शॉक विद कोगुलोपैथी है, और एब्नॉर्मल कोगुलोग्राम। डेंगू केस मैनेजमेंट आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि प्रिजम्पटिव डायग्नोज क्या है, लिव इन और ट्रैवल आप कर रहे हैं एंडेमिक एरिया में, या फिर आपको फीवर है, या फिर इनमें से कुछ है, एनोरेक्सिया, नोजिया, रैश, एक पेन वार्निंग साइन है, या लिकोपीनिया है, टॉनिक टेस्ट आपको पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें क्या है आपको वार्निंग साइंस क्या होंगे, इसमें एब्डोमिनल पेन होगा, पर्सिस्टेंट वोमिटिंग, क्लिनिकल फ्लूइड एक्यूमुलेशन, मिकोजल ब्लीडिंग, लिथार्जी, रेस्टलेसनेस, लीवर एनलार्जमेंट हो रहा है आपका मोर देन 2 सेंटीमीटर, लेबोरेटरी में आपका जो एससीटी कॉन्फिडेंट है वो इंक्रीज हो रहा है विद रैपिड डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट काउंट। अगर ये सब वार्निंग साइंस देख रहे हैं तो इसमें अगर नेगेटिव है तो कोएग्जिस्टिंग कंडीशन है, सोशल सर्कमस्टेंसेस आपको दिखता है। अगर ये नेगेटिव तो डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, इसमें ग्रुप ए में लिखा है तो आपको उन्हें भेज देना है होम पर। अगर ये पॉजिटिव आता है, सोशल सर्कमस्टेंसेस मतलब आपको डेंगू फीवर मिल रहा है, वहाँ पर कोई एंडेमिक एरिया है, तो उसमें अगर आपको पॉजिटिव मिलता है ये, तो आपको ये ग्रुप बी में रखना है, इसमें आपको हॉस्पिटल केयर देना है इसमें, ठीक है। और अगर आपका वार्निंग साइन मिलती है तो डेंगू विद वार्निंग साइन है तो उसे ग्रुप डी में यहाँ पर रखना है हॉस्पिटल के में, और सीवियर डेंगू है तो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होगा। ये था डेंगू केस मैनेजमेंट। यहाँ पे ग्रुप ए को हमने लिया है जो आपके आउट पेशेंट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इनको हमें एडिक्वेट बेड रेस्ट देना है, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक देना है, मतलब 5 ग्लास ऑफ अदर फ्लूइड, जैसे इलेक्ट्रोलाइट लेना है आपको। नॉर्मल डेली इनटेक में प्लेन वाटर लेना है, मिल्क फ्रूट जूस लेना है, ORS लेना है, और राइस वाटर या कोकोनट वाटर लेना है। प्लेन वाटर ले सकते हैं आप, वो आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस करेगा, इसलिए प्लेन वाटर नहीं लेना है आपको। कमर्शियल कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी है, ये सब आपको नहीं लेना क्योंकि आपका आइसोटोनिक लेवल को बढ़ा देगा, क्योंकि 5% शुगर होती है, ये हमें अवॉइड करनी है। आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेनी है। फीवर को कंट्रोल करना है इसमें, यूज कोल्ड डिस्पेंसिंग टू कीप टेम्परेचर बिलो 38.5 डिग्री सेल्सियस। एंटीबायोटिक एसिटामिनोफेन देना है आपको एवरी 6 आवर्स में। मैक्सिमम 4 डोज दे सकते हैं आप पर डे में। आपको डेंगू फीवर जो है, डेंगू वायरस को स्प्रेड होने से बचाना है हाउस में। वार्निंग साइंस देखने हैं ड्यूरिंग सिवियर फीवर में 7 डेज में दिखते हैं। सब्सिक्वेंट क्रिटिकल फेज 1 to 2 डेज। फॉलो सीडीसी इंक्लूडिंग डिक्रीजिंग प्लेटलेट काउंट, इंक्रीजिंग हेमाटोक्रिट, या आपको डिहाइड्रेशन देखना है इसमें। अवॉइड क्या करना है आपको, एंसर जैसे इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये सब अवॉइड करने के लिए आपके ब्लीडिंग को बढ़ा देते हैं। यूनिवर्सल मेडिकल प्रोसीजर में आपको नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन, IM इंजेक्शन, आर्टेरियल पंचर, ये सब अवॉइड करना क्योंकि ब्लीडिंग को ही बढ़ाते हैं। ड्यूरिंग द रिकवरिंग फेज फोर्थ IV फ्लूइड आर डिसकंटिन्यू टू प्रिवेंट ए स्टेट ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। तो आपको IV फ्लूइड को नहीं देना है क्योंकि इसमें फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, वैसे ही फ्लूइड बड़ा रहता है उसमें। वार्निंग साइन अगर मिल रही है ग्रुप बी में डेंगू पेशेंट में तो क्या मिलेगा, पेशेंट एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, ऑब्टेन बेसलाइन CBC, मॉनिटर फ्लूइड इनटेक,
आपको ये मॉनिटर करना है, ओरल फ्लूइड इनटेक देना है, मॉनिटर वाइटल साइन देखना है हर 4 घंटे में। 10 पेशेंट हैव एडिक्वेट ओरल फ्लूइड इनटेक, अगर ले रहा है इनटेक तो हाँ है तो एडिक्वेट ओरल फ्लूइड इनटेक में कंटिन्यू करना है मॉनिटरिंग वाइटल साइंस को। अर्ली साइंस को हमें ऑब्जर्व करना है शॉक की, वो वार्निंग साइंस को भी हमें ऑब्जर्व करना है सीवियर डेंगू है। अगर नहीं ले रहा है वो इनटेक कर रहा है तो उसमें इनएडिक्वेट अगर ओरल फ्लूइड इनटेक है तो हेमाटोक्रिट चेक करिए। गिव इंट्रावेनस आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड आइसोलेशन, NSAID दे सकते हैं। आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड में आपको स्टेप वाइज मैनर करना है। 5 to 7 ml पर के जी पर आवर देना है 1 to 2 आवर्स में। 3 to 5 ml पर के जी पर आवर देना है 2 to 4 आवर में। आप रीचेक करना है एक्टिविटी और रीअसेस करना है क्लिनिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट का, ठीक है। अब क्लिनिकली स्टेबल है, कोई चेंज या मिनिमल चेंज नहीं है एक्टिविटी में तो कंटिन्यू करना है एसिटोनिक स्टेरॉइड एट 2 to 3 ml पर केजी पर आवर और 2 to 4 आवर्स में। इसमें एक्टिविटी आपको रिचेक करना है दोबारा और रीअसेस करना है क्लिनिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं, ये वाला हम देखते हैं जो इनएडिक्वेट ओरल फ्लूइड है। अगर पेशेंट क्लिनिकल स्टेबल है और कोई चेंज या मिनिमल चेंज नहीं आया है इसमें, ठीक है, अगर नहीं है तो आप उस करना है। अगर इसमें पेशेंट में कोई कंपनसेटरी हाइपोटेंसिव शॉक मिल रहा है तो आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट देना है। ये या फिर वाइटल साइन वर्क हो रहे हैं और आपका एसिडिटी बढ़ रहा है अचानक से, तो उसमें आइसोटोनिक स्टेरॉइड देना है 5 to 10 ml पर केजी पर आवर फॉर 1 to 2 आवर्स में देना है। रिचेक करना है एसिडिटी, फिर रेसेस करना है क्लिनिकल स्टेटस पेशेंट का। अगर पेशेंट इम्प्रूव है तो आपको ये सब देना है। इसमें रिड्यूस करना है एसिटोनिक स्टेरॉइड स्टेप वाइज मैनर में, ठीक है। 5 to 10 ml पर केजी पर आवर देना 1 to 2 आवर में। 2 to 4 आवर में 3 to 5 ml पर केजी देना है। 2 to 4 आवर में 2 to 3 ml पर केजी पर आवर देना है, ठीक। अगर नहीं है तो आपको ये इसमें इमरजेंसी देना होगा। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट। अब नेक्स्ट देखिए इसमें ये क्या है, और क्लिनिकल स्टेबल है और कोई चेंज या मिनिमल स्टेज नहीं हो रहा है, हम ये वाला साइन देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका आगे का देखते हैं हमें। ये हम देख रहे हैं इसमें फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है और इसमें यूरिन आउटपुट को हमें एडुकेट करना है। एसिडिटी अगर कम हो रहा है बेस लाइन से स्लाइटली बिलो बेस लाइन है बट क्लिनिकली स्टेबल है तो इसमें एसिटोनिक स्टेरॉइड को हमें रिड्यूस करना है, ठीक। मैनेज को मॉर्बिड इलनेस अकॉर्डिंगली। अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग है IV विटामिन K1 may be initiate। CAD patient already taking aspirin and other anti-infective agent contribute for severe bleeding। एस्पिरिन वगैरह नहीं लेना है, कुछ नहीं ले रहा है, ये ब्लीडिंग को बढ़ाते हैं। ग्रुप सी में आपका कंपनसेटेड शॉक वाले पेशेंट आगे इमरजेंसी मैनेजमेंट वाले आएंगे इसमें से। पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल और ICU में रखा जाता है उन्हें। बेस लाइन में है अगर एससीटी और ऑर्गन फंक्शन टेस्ट क्लोजली मॉनिटर फ्लूइड इनटेक करना है। एसएस हीमोडायनेमिक स्टेटस एंड मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 1 to 2 आवर्स। पेशेंट इज इन कंपनसेटेड शॉक में है तो उसमें देखिए आप बॉक्स ए में हमें रीअसेस करना है क्लिनिकल स्टेटस। इसमें हमें मॉनिटर फ्लूइड को इनटेक मतलब फ्लूइड इनटेक और आउटपुट को मॉनिटर करना है। हैज पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो हमें यहाँ देखना है, हमें हीमोडायनेमिक स्टेटस इम्प्रूव करना है। IV को कम कर दो, IV फ्लूइड को, ठीक है। 5 to 7 ml पर केजी पर आवर और 2 to 4 आवर्स और रीअसेस करना क्लिनिकल स्टेटस। अगर इम्प्रूव हो गया है तो 3 to 5 ml पर केजी पर आवर और 2 to 4 आवर्स में होना है। अगर नहीं हुआ तो हीमोडायनेमिक स्टेटस, अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो आपको रीचेक करना है उसे। अगर आपका इंक्रीज हो रहा है एसपीटी तो गिव आइसोटोनिक स्टेरॉइड एट 10 to 20 ml पर केजी बोलस ओवर बना रिवर्स करना है क्लिनिकल स्टेटस, ठीक है। अगर आपका मतलब आपको इम्प्रूव हो रहा है, हम ये वाला इसमें देखते हैं, ये वाला आगे की तरफ देखते हैं।
अगर इम्प्रूव हो गया है ये, आपको कंटिन्यू करना है इम्प्रूवमेंट। अगर कंटिन्यू है तो 2 to 3 ml पर kg पर आवर होगा 2 to 4 आवर्स में। रीचेक कीजिए एससीटी और फिर एसेस करिए क्लिनिकल स्टेटस। अगर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक है, यूरिन आउटपुट है, एससीटी आपका बेसलाइन पर है, तो आपको डिसकंटिन्यू करना है आईवी फ्लूइड को। ओके, लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपका एससीटी इंक्रीज हो रहा है, आपको दोबारा से क्लिनिकल स्टेटस देखना है उसका। ठीक है, पहले तो हमने 10 to 20 ml पर kg पर आवर के हिसाब से दिया था। अब अगर क्लिनिकल स्टेटस इम्प्रूव्ड नहीं है तो उसे क्लिनिकल स्टेटस इम्प्रूव करना है, रिड्यूस कर दीजिए। अगर मतलब इम्प्रूव है तो आपको इंट्रावेनस क्रिस्टलॉइड को 7 to 10 ml पर kg पर आवर करना है 1 to 2 आवर्स में। अगर नहीं है तो क्लिनिकल स्टेटस अगर इम्प्रूव नहीं है तो रिचेक कीजिए एससीटी और क्लिनिकल स्टेटस देखिए। गो टू बॉक्स सी, हमें बॉक्स सी में जाना होगा। बॉक्स सी रीचेक करना है, इधर आना है आपको। अगर नॉट इम्प्रूव्ड है इस वाले बॉक्स में आना है। एससीटी इंक्रीज है या डिक्रीज है, डिक्रीज है तो आपको क्या करना है 5 to 10 ml पर kg पैक्ड आरबीसी चढ़ाना है और 10 to 20 ml पर kg डब्ल्यूबीसी इमीडिएटली चढ़ाना है अगर आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है। पेशेंट डेवलप हाइपोटेंसिव शॉक, फॉलो चेक और ग्रुप सी इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर डेंगू प्लेसेस विद हाइपोटेंसिव शॉक। तो आपको ये वाले इसमें ये सब इसमें देखना होगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए नॉर्मली जो आईवी फ्लूइड है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है 36 to 48 आवर्स के बाद। इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर डेंगू पेशेंट विद हाइपोटेंसिव शॉक। अब हम पढ़ेंगे हाइपोटेंसिव शॉक में। ठीक है, अगर कोई शॉक हो रहा है तो पेशेंट एडमिटेड टू आईसीयू फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, 14 बेसलाइन हेमाटोक्रिट एंड ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, क्लोजली मॉनिटर फ्लूइड इनटेक और आउटपुट, इनटेक और आउटपुट जो है हमें मॉनिटर करना है। एसेस करना है हीमोडायनेमिक स्टेटस और वाइटल साइंस को हमें देखना है। पेशेंट इज इन हाइपोटेंसिव शॉक, आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड देना है हमें और कोलॉइड बॉलर दे सकते हैं 20 ml पर kg इन 15 मिनट। बॉक्स ए में हमें क्लिनिकल स्टेटस देखना है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेटस है तो हमें जो आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड है उसको हमें क्या करना है 10 ml पर kg पर आवर ओवर 1 आवर देना है और क्लिनिकल स्टेटस देखना है। ठीक है, अगर क्लिनिकल स्टेटस इम्प्रूव्ड है तो रिड्यूस कर दीजिए आईवी फ्लूइड को। अगर नहीं है तो रिचेक करिए एससीटी और फिर बॉक्स ए में पहुंचा दीजिए, मतलब क्लिनिकल स्टेटस देखिए। अगर हाँ हीमोडायनेमिक स्टेटस इम्प्रूव नहीं है तो हीमोडायनेमिक स्टेटस अगर इम्प्रूव नहीं है तो रिचेक कीजिए उसे। इंक्रीज है तो आप कोलॉइड को 10 to 20 ml पर kg पर बोलस ओवर हाफ 1 आवर देखना, रिएसेस करना क्लिनिकल स्टेटस का। तो हम पहले ये वाला देख लेते हैं, है ना। रिड्यूस करना है हमें, हैज क्लिनिकल स्टेटस इम्प्रूव, अगर नहीं है तो एससीटी और फिर ग्रुप बॉक्स ए में भेज दीजिएगा। अगर नहीं है तो अगर है तो रिड्यूस कर दीजिए आईवी फ्लूइड को। स्टेप वाइज मैनर में कीजिए। 5 to 7 ml पर kg पर आवर 1 to 2 आवर्स में देना है। देन 3 to 5 ml पर kg पर आवर 2 to 4 आवर्स में देना है। 2 to 3 ml पर kg पर आवर 2 to 4 आवर्स में देना है। अगर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक है, यूरिन आउटपुट है, ठीक है, तो डिसकंटिन्यू कर दीजिए और आईवी फ्लूइड को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। ओके, देन नेक्स्ट देखिए इसमें इंक्रीजिंग एससीटी है तो इसमें गेट फॉलोअर 10 to 20 ml पर kg देना है ओवर 1 to हाफ टू 1 आवर तक। ठीक है, अगर क्लिनिकल स्टेटस इम्प्रूव है तो आपको क्या करना है कोलॉइड को 7 to 10 ml पर kg पर आवर देना है 1 to 2 आवर्स। अगर कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट है तो बॉक्स बी में हमें देना है ये। ठीक है, बॉक्स में फिर जाना है हमें, यहाँ बॉक्स बी है। ओके, ये बॉक्स बी है। अगर देखिए आपका हीमोडायनेमिक स्टेटस इम्प्रूव नहीं है तो बॉक्स सी में जाना है, रीचेक करिए एससीटी। अगर इंक्रीज या डिक्रीजिंग है तो ट्रांसफ्यूज कर दीजिए 5 to 10 ml kg पैक्ड ब्लड। आपको आरबीसी चढ़ानी हो 10 to 20 ml पर kg डब्ल्यूबीसी चढ़ा दीजिए। ठीक है, और फिर ग्रुप ए में जाइए आप।
ग्रुप ए कहाँ है आपका, रीएसएस क्लिनिकल स्टेटस आपको देखना है। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की क्या रिक्वायरमेंट है, बॉडी वेट इन केजी, मेंटेन वॉल्यूम फॉर 24 आवर्स। अगर लेस देन 10 केजी है तो 100 ml पर केजी कर दीजिए, 10 to 20 केजी है तो 1000 to 50 ml पर केजी। बॉडी वेट एक्सीडिंग 10 केजी कर दीजिए। अगर 20 केजी से ज़्यादा है तो 1500 20 ml पर केजी बॉडी वेट एक्सीडिंग 20 केजी। 1 ml जो होता है वो 15 ड्रॉप के इक्वल होता है इन केस ऑफ माइक्रो ड्रिप सिस्टम। 1 ml इज इक्वल टू 60 ड्रॉप, जो 1 ml होता है वो 60 ड्रॉप के इक्वल होता है। जैसे 90 ml पर आवर है तो 90 इंटू 15 ड्रॉप होते हैं और बाई 50 कर दीजिए तो 22 ड्रॉप पर मिनट होगा। ओके, जैसे हमने ये लिया है, हमने यहाँ पे लिया है 90, हमने लिया है यहाँ पर वेट जो है 90 ml पर केजी लिया है हमने। ओके, वह 60 केजी वेट है तो हमने यहाँ पर लिया है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू बी गिवन इन 24 आवर्स मेंटेनेंस प्लस 5% डेफिसिट 23,000 है। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, 5% डेफिसिट करना है और टोटल आ जाएगा 43,000 आ जाएगा, 53,000। हीमोडायनेमिक असेसमेंट करना है आपको, कॉन्शियस लेवल स्टेबल सर्कुलेशन है या कंपेंसेटेड शॉक है या हाइपरटेंसिव शॉक है। कॉन्शियस लेवल देखिए क्लियर है या लिसिड है। हाइपरटेंसिव शॉक में रेस्टलेसनेस और कॉम्बेटिव दिखेगा। कैपिलरी रिफिल ब्रेस्ट है, प्रोलॉन्ग है या वेरी प्रोलॉन्ग है वो देखना है। एक्सट्रीमिटीज वार्म है, पिंक है या कूल है या फिर कूल और क्लैमी है। पेरिफेरल पल्स वॉल्यूम देखिए गुड वॉल्यूम है या बीट स्टडी है या फेब्राइल एब्सेंट है। हार्ट रेट में क्या है, नॉर्मल हार्ट रेट रहेगी। टैकीकार्डिया होगा कंपेंसेटेड में और हाइपरटेंशन में सीवियर टैकीकार्डिया होगा। ब्लड प्रेशर में नॉर्मल बीपी होगा, नॉर्मल पल्स प्रेशर होगा स्टेबल में और कंपेंसेटेड में नैरो सिस्टोलिक प्रेशर लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर बड़ा होगा, पल्स प्रेशर कम होगा, पोस्चरल हाइपरटेंशन रहेगा। हाइपोटेंसिव में पल्स प्रेशर कम होगा, हाइपोटेंशन रहेगा, अनरिकॉर्डेड ब्लड प्रेशर रहेगा। रेस्पिरेटरी रेट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट रहेगा, टैकिप में रहेगा, कंपेंसेटेड में हाइपरपिनिया और सिमिसोल ब्रीदिंग रहेगी, स्मॉल ब्रीदिंग रहेगी हाइपरटेंशन में। यूरिन आउटपुट नॉर्मल रहेगा स्टेबल में, रिड्यूसिंग ट्रेंड कंपेंसेटेड में और ओलिगोरिया रहेगा और एनयूरिया रहेगा हाइपरटेंशन में, होगा ही नहीं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट जो होती है स्मॉल कलरलेस सेल फ्रेगमेंट है। Blood whose main function is to stick to the lining of the blood vessels and help stop or prevent bleeding। ये जो blood vessels के lining में stick हो जाते हैं इसकी bleeding नहीं होती है। Platelets are made in our bone marrow। Indication कब आपको ट्रांसफ्यूजन करना है प्लेटलेट का, प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कब देना है, जब प्लेटलेट काउंट क्या होगा आपका लेस देन 10,000 रहेगा, लेस देन 20,000 आपका होगा या विद फेब्राइल और सेप्टिक कंडीशन में। डेंगू फीवर विद हेमरेज विद और विदाउट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और डेंगू फीवर विद प्रोलॉन्ग शॉक विद कोगुलोपैथीज एंड एब्नॉर्मल कोगुलोग्राम रहेगा। इन सब में हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है। ओके, देखिए प्लेटलेट प्रोडक्ट जो अवेल होते हैं उनके टाइप्स क्या हैं। आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट, इसमें हमें जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन मेथड है इसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूजन से। इसमें WBC आपको कलेक्ट की जाती हैं 4 to 5 डोनर से और कूलिंग किया जाता है प्लेटलेट्स का। डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी कैन क्लासिफाइड एज PRD प्लेटलेट एंड बुफी कोड रिड्यूस प्लेटलेट। देन SBP सिंगल डोनर प्लेटलेट है, ये आपका सिंगल डोनर से होता है। ठीक है, या रैंडम में कई लोग लगते हैं इसमें 4 से 5 डोनर। देन जो RDP है और इसका वॉल्यूम होता है 40 to 50 ml। प्लेटलेट कॉन्टेंट 4.5 into 10 इसके बाद 11 पर पैक होता है। शेल्फ लाइफ 5 days होगा। रेस प्लेटलेट काउंट रहेगा 5 to 7,000 पर यूनिट और मोर एक्सपेंसिव है। SBP मॉडल 200 to 300 ml प्लेटलेट कंटेंट
30 से 10 per fab, shelf life 1 day, increase platelet count by 30 to 5,000 per microliter per unit. लेस एक्सपेंसिव है एफडीपी। क्राइटेरिया क्या है? जब पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, फीवर नहीं होना चाहिए 24 आवर्स तक, नॉर्मल बीपी होना चाहिए, यूरिन आउटपुट एडिकेट होना चाहिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए और प्लेटलेट काउंट 50,000 से ऊपर होना चाहिए। डूज एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जो कूलर है उसमें से वाटर को रिमूव करना चाहिए, एरोसोल लगाना चाहिए डे टाइम में, जिससे आपको मॉस्किटो बाइट ना करें। पूरे कपड़े पहने चाहिए, आर्म्स एंड लेग्स को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रंस को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजना चाहिए, और भेजना चाहिए तो हाथ क्लोथ पहने चाहिए और मॉस्किटो नेट यूज़ करें। ये सब आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।